नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा। हम पढ़ रहे हैं बीएससी की केमिस्ट्री के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। हर साल लगभग बीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए। या फिर कंपटीशन एग्जाम में भी जब आप साइंस से रिलेटेड कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित पथ अर्थात एक सर्टेन पथ में चक्कर लगाता है या रहता है। बोर ने क्या बताया था? बोर ने परमाणु की स्ट्रक्चर के लिए अपना मॉडल दिया था, अपनी थ्योरी दी थी, और उसमें बोर ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसा जो सूक्ष्म कण है, जो माइक्रो पार्टिकल है, वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक निश्चित पथ यानी कि एक सर्टेन पथ में चक्कर लगाता है या एक निश्चित पथ के अंदर वह रहता है। परंतु जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत अर्थात अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग व डी ब्रोगली ने बोर के नियम को गलत साबित कर दिया। बोर के नियम को इन्होंने कैसे गलत साबित कर दिया? बोर ने यह बोला कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर नाभिक के चारों तरफ पाए जाते हैं और यह एक फिक्स्ड पोजीशन में पाए जाते हैं, एक निश्चित स्थान पर ये पाए जाते हैं, इन्होंने ऐसा बताया। लेकिन हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसमें यह बताया गया है कि किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड पोजीशन को ज्ञात करना असंभव है। तो डी ब्रोगली की थ्योरी और जो हाइजेनबर्ग की थ्योरी है, उस थ्योरी की वजह से जो बोर की थ्योरी थी वो गलत साबित हो गई। अब हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है, जो संभावना है या जो प्रोबेबिलिटी है, उसको तो बताया जा सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड पोजीशन के बारे में नहीं बताया जा सकता है। राजेश के बारे में यह तो बताया जा सकता है कि राजेश जयपुर के अंदर रहता है, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता है कि वो किस कॉलोनी में, किस कमरे के अंदर और किस कोने के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये का यही बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के साथ है। आप ये जरूर बता सकते हो कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिक है या कम है, लेकिन उसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं बता सकते हो। अतः एक महान वैज्ञानिक हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर, अतः श्रोडिंगर ने एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करने के लिए एक इक्वेशन दी। अतः श्रोडिंगर ने क्या किया? एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, उसका परिकलन करने के लिए यानी कि उसका कैलकुलेशन करने के लिए एक समीकरण दी, एक इक्वेशन दी। श्रोडिंगर ने बताया कि नाभिक अर्थात जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपरिगामी स्टैंडिंग वेव्स के रूप में रहते हैं। क्या बताया श्रोडिंगर ने? कि नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपरिगामी तरंगों अर्थात स्टैंडिंग वेव्स के रूप में रहते हैं और ये अपरिगामी तरंगे या स्टैंडिंग वेव्स एक तनी हुई डोरी की तरंगों के समान होती है। एक तनी हुई डोरी की तरंगों को ही अपरिगामी तरंगे या स्टैंडिंग वेव्स कहा जाता है। आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, यहां पर आपको एक तनी हुई डोरी दिख रही होगी और इस तनी हुई डोरी के अंदर आपको कुछ तरंगे दिख रही होगी। यही अपरिगामी तरंगे हैं या इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? इसे ही स्टैंडिंग वेव्स के नाम से जाना जाता है। देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान पूर्वक।
देखिए ध्यानपूर्वक, अब इन्होंने क्या दे दी, इन्होंने इक्वेशन दे दी, इन्होंने अपनी एक समीकरण दी। और इन्होंने समीकरण क्यों दी? अरे बच्चों, इनकी जो समीकरण है ना, उस समीकरण के द्वारा किसी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन का तो पता नहीं लगा सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। देखिए आप इक्वेशन, किसी पार्टिकल अथवा इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है, जो उसकी कुल ऊर्जा होती है, वो गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी व स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी का योग होती है। मतलब कि किसी पार्टिकल के लिए, किसी कण के लिए जो उसकी टोटल एनर्जी E है, जो उसकी टोटल एनर्जी E है, वो किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी, Ke मतलब काइनेटिक एनर्जी और Pe मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के प्लस के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। देखो बच्चों, जो काइनेटिक ऊर्जा है या जो गतिज ऊर्जा है, इसको अपन 1/2 mv² भी कह सकते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अपन कह सकते हैं -kZe², -kZe² अपॉन स्मॉल r कह सकते हैं, किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। और Pe को बच्चों अपन है ना V से भी प्रदर्शित करते हैं। P बराबर V भी हो सकता है और V बराबर क्या हो सकता है? हो सकता है -kZe² अपॉन स्मॉल r भी हो सकता है। ध्यान रखना है, इसको आगे काम आएगी ये वाली बात कि P बराबर V भी हो सकता है और V बराबर क्या हो सकता है? -kZe² अपॉन स्मॉल r। यहां तक आ गई बात आपको समझ में। इसी इक्वेशन को अपन वापस उतारेंगे नीचे। देखिए ये 1/2 वापस आ गया, mv² ऐसा कैसा आ गया वापस, ठीक है। अब यहां पर क्या है? प्लस एंड माइनस, ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और फिर लिख देना आप kZe² अपॉन स्मॉल r। ये अपन को इक्वेशन प्राप्त हो गई है 1। कौन सी इक्वेशन प्राप्त हो गई है? इक्वेशन 1 प्राप्त हो गई है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है बच्चों, वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझ के पेन कॉपी लेके बैठिए, हाथों हाथ आप उतारिए। देखिए श्रोडिंगर ने क्या बताया कि टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी है -kZe² अपॉन r। तो दोनों को प्लस करके लिखा, ठीक है। लेकिन यहां पर k से पहले माइनस लगा हुआ था, तो प्लस और माइनस की वजह से यहां पर क्या आ गया? बीच में माइनस का चिन्ह यहां पर आ गया। अब आगे आप देखिए ध्यानपूर्वक, काइनेटिक एनर्जी को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के E बराबर क्या था? 1/2 mv² था, ये तो आपको पता है, थोड़ी देर पहले बताया अभी आपको। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर ये ऊपर जो mv² लिखा हुआ है इसमें भी m से गुणा कर देगा, और जो नीचे की तरफ जो 2 है, यहाँ पर 2 है, इसमें भी m से गुणा कर देगा। तो इसने देखो, इसने क्या करा? देखो 1/2 mv², ऐसा कैसा है ये, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अभी क्या बोल रहा है? ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी क्या कर दो? m से मल्टीप्लाई कर दो। आ गई यहाँ तक आपको बात समझ में? तो यहाँ तक तो आ गई आपको बात समझ में। तो अपना क्या बन गया? इजिकल टू क्या बन गया? 1/2, ऐसा कैसा आ गया? ये आ गया 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर m1 m2 2 m है यहाँ पर, और v भी यहाँ पर 2 है, तो m भी 2 v भी 2, तो पूरे को ब्रैकेट में लेकर क्या कर दिया? mv² कर दिया। आ रही है बात आपको समझ में? और नीचे की तरफ क्या है? अपना m तो है ही, यहां तो कोई परेशानी। अब देखिए आप ध्यानपूर्वक, जो mv है उसके मान को डी ब्रोगली इक्वेशन से प्रतिस्थापित
अर्थात रिप्लेस्ड करने पर। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। फिर अपन ने लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, तो ऊपर भी m हो गया था तो mv का होल स्क्वायर हो गया और नीचे भी m, ये अपना आया था। और ये अपना आया था बच्चों 1/2 mv² इक्वल टू 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m, ये आया था अपने। ठीक है बच्चों, ये आया था अपने। अब ये क्या बोल रहा है, अब ध्यानपूर्वक देखो, mv के मान को डी ब्रोगली इक्वेशन से प्रतिस्थापित करने पर, रिप्लेस्ड करने पर mv का जो मान आया है अपने पास क्या है, 1/2 mv² अपॉन m है। अब अपन इस मान को है ना डी ब्रोगली इक्वेशन से क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, रिप्लेस्ड कर देंगे। डी ब्रोगली इक्वेशन में क्या बताया गया था, यह बताया गया था कि लैम्डा इजिकल टू होता है h अपॉन mv। ठीक है, अब mv को बाहर ले लो लैम्डा की जगह और लैम्डा को mv की जगह ले लो, तो क्या हो गया, ये mv आ गया लैम्डा की जगह, तो क्या हो गया, mv बराबर हो गया h अपॉन लैम्डा। क्या हो गया, h अपॉन लैम्डा। यहां तक आ गई बात आपको समझ में। अब जो अपना जो इक्वेशन थी बच्चों 1/2 mv² इजिकल टू 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m, तो अपन mv की जगह क्या ले लेंगे, h अपॉन क्या ले लेंगे, लैम्डा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, h अपॉन लैम्डा ले लेंगे, h अपॉन लैम्डा ले लेंगे। देखो तो जो इधर देखो आप इधर की तरफ, जो ये 1/2 mv² है तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब यहां पर देखो ये जो इजिकल टू, इसका मान ही तो है 1/2 भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये आ गया अपना 1/2 mv², ऐसा कैसा आ गया। अब यहां पर जो ये लिखा हुआ है ना 1/2 mv का होल स्क्वायर अपॉन m, तो mv के होल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, h अपॉन लैम्डा आ जाएगा। तो ये आ गया। देखो यहां पर ऐसे था ना mv² था, यहां पर क्या था 1/2, नीचे m था और ऊपर क्या था mv का होल स्क्वायर था। क्या था, mv का होल स्क्वायर था बच्चों, क्या था, mv का होल स्क्वायर था। जो मैं ये येलो कलर से लिख रहा हूं उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको लिखना नहीं है आपको नोट्स में, वो केवल एक रफली कार्य है ताकि रिवीजन हो सके, आपको समझ में आ सके मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इधर आप देखिए तो mv की जगह क्या रख दिया अपन ने, यहां से डी ब्रोगली इक्वेशन में से अपन ने mv का मान निकाल लिया और mv का मान क्या आ गया, यहां पर h अपॉन लैम्डा आ गया। तो mv होल स्क्वायर में mv की जगह अपन ने क्या रख दिया, h अपॉन लैम्डा रख दिया। क्या रख दिया, h अपॉन लैम्डा रख दिया। तो क्या बन गया अपनी इक्वेशन, अपनी इक्वेशन बन गई 1/2 mv² इजिकल टू h अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। mv के होल स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, h अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अपन ने mv की जगह h अपॉन लैम्डा रख दिया और h अपॉन लैम्डा कहां से आया, डी ब्रोगली इक्वेशन में से आया है निकल कर। ठीक है, अब आगे देखिए आप ध्यानपूर्वक, और अथवा क्या हो सकता है आगे, ये वापस लिख दो आप 1/2 mv², ऐसा कैसा आ जाएगा, ये वापस आ गया 1/2 mv² इजिकल टू। अब यहां पर आप देखिए क्या है, यहां पर h पर भी स्क्वायर है, लैम्डा पर भी स्क्वायर है। h अपॉन लैम्डा के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, h पर भी स्क्वायर है और लैम्डा पर भी स्क्वायर है। h पर भी स्क्वायर है और लैम्डा पर भी स्क्वायर है, तो h² तो ऊपर ही रह गया, लेकिन यहां पर लैम्डा स्क्वायर अपॉन में है तो लैम्डा स्क्वायर कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपॉन में होने की वजह से, बटे में होने की वजह से नीचे आ जाएगा। और बाकी 2m ऐसा कैसा आ गया, ये रहा 2m। ठीक है, यहां तक आ गई आपको बात समझ में। इक्वेशन 2 अपनी बन चुकी है। क्या बन चुकी है, इक्वेशन 2 अपनी बन चुकी है। याद करो अपनी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी 1/2 mv² माइनस
के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब अपनी इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है अपनी 1/2 mv स्क्वायर इजिकल टू h/2 लैम्डा स्क्वायर m। यह है अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से अपन को किसका मान प्राप्त हो चुका है? 1/2 mv स्क्वायर का मान प्राप्त हो चुका है, और वो मान क्या है? h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m है। ठीक है, रख दो इक्वेशन 2 से 1/2 mv स्क्वायर का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन क्या थी अपनी बच्चों? इक्वेशन थी अपनी टोटल एनर्जी बराबर क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को किससे प्रदर्शित कर रहे थे? 1/2 mv स्क्वायर से। 1/2 mv स्क्वायर का मान अपन ने निकाल लिया, ये रहा h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m। तो बच्चों यहां पर जो 1/2 mv स्क्वायर है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट के अंदर? h/2 लैम्डा स्क्वायर m लिख दिया। और जो ये माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी थी के जेड ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, ये ऐसा का ऐसा आप रहने दो। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में ये जो ई जो है ना, ये ई जो है ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये अपने इन रिश्तेदारों को, इनको ऐसे बोल रहा है कि आप तो काले धोड़े लग रहे हो थोड़े, वो नीला वाला बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो उसके पास जाऊंगा, मुझे तो वो नीला कलर बहुत पसंद है। तो ई कहाँ चले गया? यहाँ पर इस नीले वाले के पास में चले गया, पोटेंशियल एनर्जी के पास चलेगी टोटल एनर्जी। तो h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m तो बाहर रह गया, और ये E अंदर कहां चले गया? इस नीले वाले अर्थात पोटेंशियल एनर्जी के पास में चला गया। क्या हो गया? चला गया। ठीक है, और देखो और अपन क्या निकाल सकते हैं इसमें से? यहां पर अपन इसमें से है ना 1 लैम्डा बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? 1 लैम्डा बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 1 लैम्डा जैसे ही बाहर आ गया ना बच्चों, तो अंदर क्या क्या रह गया? अंदर क्या क्या रह गया? जैसे ही आप 1 लैम्डा को बाहर निकालोगे तो ये 2m क्या हो जाएंगे? ये अकेले हो जाएंगे। ये क्या बोलेंगे? अकेले हो जाएंगे। बोले हम तो नीचे हैं, हमें तो अंधेरे से डर लग रहा है, लैम्डा स्क्वायर तो गया, तो हम तो अब ऊपर जा रहे हैं थोड़े उजाले के अंदर। तो 2m कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2m ऊपर आ जाएगा। और जो h स्क्वायर है वो चिढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बुरी तरह से चिढ़ जाएगा। बोले मैं तो अकेला रह रहा था मजे से, कहाँ से आ गए? मैं ऐसा करता हूँ नीचे चल जाता हूँ, h स्क्वायर नीचे आ जाएगा। आगे यहाँ तक बात आपको समझ में? बाकी ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा ब्रैकेट में बंद होकर, e प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ये इक्वेशन अपनी बन गई 3। कौन से नंबर की इक्वेशन बन चुकी है? अपनी 3rd नंबर की इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन 3 से लैम्डा स्क्वायर के मान को तरंग गति का अवकलित समीकरण डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इजिकल टू 0 में रखने पर यहां पर अपन क्या कर देंगे? जो ये अपना 1 जो लैम्डा है, या अपन जो कह सकते हैं जो ये लैम्डा का मान है, इसको अपन रख देंगे तरंग गति के अवकलित समीकरण में। किस में रख देंगे? तरंग गति के अवकलित समीकरण में रख देंगे। ये चीज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी बच्चों, ये क्योंकि इसको अपन याद करेंगे तो डेरिवेशन बहुत लंबी हो जाएगी, अपना वीडियो लंबा हो जाएगा और एग्जाम में इतना आएगा भी नहीं आपके बीएससी वालों के। इधर आप देखिए ध्यान। तो जो तरंग गति का जो अवकलित समीकरण है वो क्या है? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इजिकल टू 0। अब यहां पर अपन क्या कर देंगे? जो ये लैम्डा स्क्वायर है इसका मान रख देंगे, और ये रहा क्या है मान? 2m अपॉन h स्क्वायर
इनटू में क्या है E प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इस मान को ऐसा का ऐसा अपन रख देते हैं। तो इधर देखते हैं अपन रखने के बाद क्या हो रहा है। यहां पर देखो dx, यहां पर आप देखिए डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा का ऐसा आ गया। कुछ चेंज होगा ही नहीं क्योंकि अपन को तो मान किसका रखना है, लैम्डा स्क्वायर का रखना है। ठीक है, 4 पाई भी ऐसा का ऐसा आ गया। क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर भी ऐसा का ऐसा आ गया और साई भी ऐसा का ऐसा आ गया। केवल ये चीज थोड़ी सी बदल जाएगी। इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, इनटू में। इसकी जगह पर इनटू में अपन इक्वेशन जो थर्ड है उसको पूरा का पूरा उतार देंगे, यानी कि लैम्डा स्क्वायर का मान रख देंगे, लैम्डा स्क्वायर ना लिख के उसकी जगह 2m अपॉन हो जाएगा h का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर e, फिर e प्लस हो जाएगा अपने पास में के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इजिकल टू 0 है। ठीक है, और देखिए और क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ये ऐसा कैसा उतार दो, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर अपन को क्या करना है, इस 2 को आपको इंटू कर देना है 4 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये m ऐसा का ऐसा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, m ऐसा का ऐसा आ जाएगा, h नीचे ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और जो ये है ना अपना ये भाई जो ये ब्रैकेट में बंद बैठा है, e प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और ये साई आप इस ब्रैकेट के बाहर ले लेना, इजिकल टू क्या हो गया 0। ये इक्वेशन हो गई 4। इक्वेशन 4 उस पार्टिकल के लिए वेव इक्वेशन है, उस कण के लिए तरंग समीकरण है जो केवल 1 डायमेंशनल में, केवल एक ही विमा में, केवल 1 डायमेंशनल सिस्टम में, जो केवल 1 डायमेंशनल सिस्टम में अर्थात एक विमीय तंत्र में गति कर रहा हो, अर्थात तरंग एक दिशा में x अक्ष में गति कर रहा हो। इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिसकी गति तीनों अक्षों x y z में होती है, उसके लिए वेव इक्वेशन क्या होगा। देखो बच्चों, जो ये 4 नंबर पे जो है ना, ये भी वेव इक्वेशन है। ये डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर e प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल r ब्रैकेट बंद साई इजिकल टू 0, ये वेव इक्वेशन है। लेकिन ये केवल एक डायमेंशनल के लिए, एक विमा, केवल एक्स विमा या एक्स अक्ष के लिए वेव इक्वेशन है। यानी कि एक पार्टिकल है वो केवल एक अक्ष के अंदर जब गति कर रहा हो तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन आएगी। यहां पर एक कंपटीशन का क्वेश्चन तैयार हो चुका है कि अगर कोई पार्टिकल केवल एक ही अक्ष के अंदर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके लिए वेव इक्वेशन लिखिए। तो ये वाली वेव इक्वेशन लिख देना, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ब्रैकेट बंद साई इजिकल टू 0। ये वाली आप वेव इक्वेशन लिख देना। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीनों ही विमाओं के अंदर गति कर रहा हो तो वेव इक्वेशन यही रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, इधर आप देखो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई इजिकल टू डेल वाई स्क्वायर। और ये तीसरे विमा के लिए हो जाएगा, वाई विमा के लिए, कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस बाकी का ऐसा का ऐसा आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर ब्रैकेट बंद साई इजिकल टू 0। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। केवल ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये केवल एक विमा के अंदर जब पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके लिए वेव इक्वेशन है। और जो ये इक्वेशन नंबर 5 है ये तीनों विमाओं में जब कोई पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है तो उसके लिए वेव इक्वेशन है। ठीक है, और आप देखिए ध्यानपूर्वक, बस एक थोड़ा सा काम और करना है अपन को लास्ट। और इस 5 नंबर की इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
यहाँ पर तो ऐसा कैसे आ गया, ये भी ऐसा कैसे आ गया, ये भी ऐसा कैसे आ गया। देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कि ये भी ऐसा कैसा ही आ गया 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। ये ई भी ऐसा कैसा ही आ गया ई, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर ई आ गया, क्या आ गया यहाँ पर ई आ गया। लेकिन जो यहाँ पर जो ये प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर दे रखा है ना, इसको अपन ने थोड़ी देर पहले बताया था जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि ये पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है, इसको अपन V से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा माइनस V, क्या आ जाएगा माइनस V आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, साई इजिकल टू 0। यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी V बराबर होता है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर क्या आ जाएगा यहाँ पर कि अगर V बराबर है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, लेकिन यहां पर तो क्या दे रखा है प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर दे रखा है, तो प्लस है तो V पर माइनस लगा देना, तो माइनस V हो गया यहां पर, ठीक है। इक्वेशन 5 एंड 6 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए अपन ने वेव इक्वेशन तो निकाल ली, लेकिन अब इसका यूज क्या है इसको आप देखिए ध्यानपूर्वक। वेव फंक्शन तरंग फलन जो साई है ना बच्चों, वो क्या है वेव फंक्शन या तरंग फलन। देखिए आप वेव फंक्शन तरंग फलन साई वेव का आयाम अर्थात उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। किसी तरंग गुण की तीव्रता उसके तरंग फलन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन की भी तरंग प्रकृति मानी जाती है, अतः इलेक्ट्रॉन की तीव्रता भी उसके तरंग फलन के आयाम के अर्थात साई के वर्ग के समानुपाती होती है। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर के स्थान में जहां साई का मान अधिक होगा वहीं इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी अधिक होगा, और वहीं क्या पाया जाएगा ऑर्बिटल पाया जाएगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी। तो आई होप जो आज मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाया है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण पढ़ाया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बात ध्यान सुनिए, केमिस्ट्री के अंदर आप जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें बस ये एक ही टॉपिक थोड़ा ऐसा है जिसमें थोड़ी ऐसी डेरिवेशन है और ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं आप इस वीडियो को जब एक दो बार देखेंगे तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। लेकिन वीडियो को देखना तो पड़ेगा ना बच्चों, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं समझा सकता हूं सिर्फ आपको, ठीक है। आप सभी अपना ख्याल रखिए, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।